सामने आई हैं। आज हम फेसबुक, व्हाट्सएप और इन तमाम सारे माध्यमों में साहित्य की नई गतिविधियां देखते हैं जो अपने नए नए रूपों में हमारे सामने है। मैं बहुत समय न लेकर के बस केवल इतना कहना चाहता हूँ कि गंगा कावेरी व्याख्यानमाला के लिए मैं दोनों संस्थानों का, मुंबई कॉलेज एकला मंगलूर कर्नाटक और श्री लाल बहादुर शास्त्री डिग्री कॉलेज गोंडा, दोनों संस्थानों के प्रबंध तंत्र का और प्रशासनिक अधिकारियों, प्राचार्य का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने हम लोगों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया, एक ऐसा मंच दिया कि हम अपनी बात को राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रख सकते हैं। अपनी अकादमिक गतिविधियों को बढ़ा करके अपने पाठ्यक्रम को जो हमें विद्यार्थियों को देना है उस पर हम अपने तमाम सारे विद्वानों से सहयोग ले सकते हैं, उस पर चर्चा, परिचर्चा और विमर्श कर सकते हैं। इन शब्दों के साथ मैं पुनः अपनी वाणी को विराम देते हुए जयशंकर जी को आमंत्रित करता हूँ जो आगे का कार्यक्रम बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद गुरुवर। और इस तरह से जिनकी प्रेरणा और जिनके मार्गदर्शन से हम इस कार्यक्रम को कर पा रहे हैं, उन्होंने डॉक्टर शैलेंद्र नाथ मिश्र सर ने इस गंगा कावेरी व्याख्यान माला की प्रस्तावना प्रस्तुत की। अब मैं बिना किसी और भूमिका के हमारे जो आज के मुख्य वक्ता हैं, जिनके द्वारा हिंदी कहानी प्रेमचंद से अब तक इस विषय पर वक्तव्य प्रस्तुत किया जाएगा, उनके बारे में मैं बहुत ही संक्षेप में बता दूं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में उनसे मेरी भेंट हुई थी। मेरा ख्याल है कि 2008 में उनसे भेंट हुई थी और उसके बाद वो मैत्री जो है उनसे बनी। इधर काफ़ी अंतराल हो गया था, संवाद भी नहीं हुए थे, लेकिन ये गंगा कावेरी व्याख्यानमाला का प्रताप है कि उन्हें सुनने का मुझे ये अवसर मिला है। डॉक्टर दिनेश पाठक जी SIES कला विज्ञान वाणिज्य महाविद्यालय सायन मुंबई में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और उनका अध्ययन क्षेत्र भारतीय व पाश्चात्य काव्यशास्त्र, स्वातंत्र्योत्तर कथा साहित्य, भूमंडलीकरण व सांस्कृतिक विचलन, इसके अलावा उनके तमाम दर्जनों लेख अलग अलग जर्नल्स में, पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हैं, जिसमें हिंदुस्तानी ज़बान है, समीचीन है, सृजन संदर्भ है, कुतुबनुमा है, सामना है। कई वो अध्ययन मंडल के सदस्य हैं, जिसमें राम निरंजन झुनझुनवाला महाविद्यालय है, सोफिया महाविद्यालय है। शताधिक लेख उनके अलग अलग सेमिनार्स में प्रस्तुत हुए हैं। 6 राष्ट्रीय सेमिनारों का उन्होंने आयोजन किया है, 2 अंतर्राष्ट्रीय सेमिनारों का आयोजन किया है। तो ऐसे हमारे मित्र आज के इस जो व्याख्याता हैं श्री दिनेश पाठक जी, उन्हें बहुत आदर के साथ मैं आमंत्रित करता हूं कि वो अपना वक्तव्य प्रस्तुत करें। आदरणीय दिनेश पाठक जी। धन्यवाद भाई जयशंकर तिवारी जी। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी आवाज आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस आत्मीयता से भरे परिचय के लिए। ये मेरा सौभाग्य है कि गंगा कावेरी व्याख्यान माला में पहला व्याख्यान देने का अवसर मुझे मिल रहा है और मैं समझता हूँ कि के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि सिर माथा नवा करके स्वीकार करता हूँ। आज के इस सारस्वत अनुष्ठान में 3 अलग अलग लोग जुड़े हुए हैं, जिसमें सबसे पहले आपका महाविद्यालय लाल बहादुर शास्त्री डिग्री कॉलेज गोंडा, पोम्पे महाविद्यालय कर्नाटक और बेंगलुरु हिंदी अध्यापक संघ। आप तीनों का ये जो सह आयोजन है, इस आयोजन की आगामी सफलता के लिए मैं आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। और आपने इस आयोजन के प्रथम वक्तव्य के लिए मुझे चुना, इसलिए मैं आपके प्रति, आपके महाविद्यालय के प्रति, दोनों महाविद्यालयों के प्रति आभार प्रकट करता हूं। अभी आदरणीय शैलेंद्र नाथ मिश्र जी ने अपनी बात हमारे सामने रखी और उन्होंने हिंदी कहानी के विकास यात्रा
यात्रा की एक झलक हमारे सामने प्रस्तुत की। मैं मिश्र जी को सुन चुका हूँ और मिश्र जी के ओज और तेज से परिचित हूँ। अपनी उसी शैली में उन्होंने अपनी बातचीत रखी। एक लंबे समय के बाद ये सारी चीजें सुनना एक सुखद और प्रीतिकर अनुभव है। मैं दोनों महाविद्यालयों के प्राचार्यों के प्रति भी अपना आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने इस बात की अनुमति प्रदान की। आदरणीय वंदना सारस्वत जी और प्रोफेसर होला जी, जिन्होंने अपनी अनुमति प्रदान की और जिनकी अनुशंसा से ये कार्यक्रम संभव हो पा रहा है और मैं यह व्याख्यान देने के लिए आपके सामने प्रस्तुत हूँ। आप सभी के प्रति आभार प्रकट करते हुए, और चूंकि भाई जयशंकर तिवारी जी और भाई मंजुनाथ जी मेरे अपने हैं, तो एक औपचारिक आभार जैसा कुछ कह करके मैं अपनी मित्रता की मर्यादा को सीमित नहीं करना चाहता। एक महान साहित्यकार हैं और जैसा मिश्र जी ने कहा कि श्रद्धा भक्ति रखता रहा हो। प्रेमचंद की आप तमाम कहानियां देख लीजिए, जो प्रारंभिक कहानियां हैं, जो मैं समझता हूं यदि एक विभाजन बिंदु हमें उनका बनाना हो तो 1915 से लेकर के 1930 तक की जो कहानियां हैं उनमें ये कमजोरियां पाई जाती हैं। और वो कहानियां हैं बलिदान, आत्माराम, परीक्षा, सुजान भगत, अलग्योछा, सवा सेर गेहूं, विचित्र होली, उद्धार, या इस तरह की और तमाम कहानियां हैं जिनमें उनका एक कमजोर पक्ष हमारे सामने आता है, जिस कमजोरी को हम आदर्शवाद या एक आदर्शवादी झुकाव का नाम देते हैं। ये कहानियां परंपरा के दबाव में लिखी गई, आदर्शवादी दृष्टिकोण के आधार पर लिखी गई, नियमों और सामाजिक बंधनों को न तोड़ने के दबाव को कहीं ना कहीं प्रेमचंद का लेखक मानता रहा और उस आदर्श की स्थापना करता रहा, जिस आदर्श की स्थापना एक लंबे समय तक हिंदी पट्टी में तमाम कथा कहानियों के माध्यम से युवा मानस में की जाती रही। प्रेमचंद ने भी इन कहानियों के माध्यम से उन्हीं चीजों को रखा। कहीं ना कहीं इसी बीच गांधीवाद के प्रति उनका अपना रुझान था और इस तरह से 1930 तक की कहानियों को हम प्रेमचंद की उत्कृष्ट कहानियां नहीं कह सकते हैं। वे जरूर मौलिक और बहुत बेहतरीन कहानियां हैं, लेकिन प्रेमचंद की उत्कृष्ट कहानियां नहीं हैं। 1930 के बाद जब प्रेमचंद का मोहभंग आदर्शवादी विचारधारा से होता है और परंपरा का वो रूप जो जीवन के विकास में बाधक हो रहा था, जो सामाजिक संस्थाओं को की जो अहमन्यता थी, जिसको तोड़ने में बाधक हो रहा था, उसको प्रेमचंद बहुत अच्छी तरह पहचानने लगते हैं। और 1930 के बाद उनकी कहानियों में एक बहुत बड़ा बदलाव आता है। कहानियों का पाठ भी चौड़ा होता है, कहानियों की अभिव्यक्ति भी बहुत विशाल होती है और कहानियों की जो मार्मिकता है, उनकी जो प्रहार करने की क्षमता है, उनकी जो अपने पाठक को प्रभावित करने की क्षमता है, उसमें बहुत अधिक वृद्धि होती है। और इस तरह से 1930 के बाद की जो उनकी कहानियां हैं, उन कहानियों में कुछ महत्वपूर्ण कहानियों का यदि हम जिक्र करें तो वे कहानियां हैं तावान, ज्योति, कायर, पूस की रात, ठाकुर का कुआं, और इसकी एक बहुत बड़ी ऊंचाई उनकी कहानी कफन में आती है, जहां वो बेलौस होकर के यथार्थवादी दृष्टिकोण और जिसे हम नग्न यथार्थवाद कहें, उस दृष्टि से हिंदी कहानियों पर विचार करते हैं, हिंदी कहानियों का सृजन करते हैं और सामाजिक यथार्थ को उसके नग्न रूप में हमारे सामने रखते हैं, जहां किसी भी प्रकार का कोई लेखकीय आश्वासन नहीं है अपने पाठकों को कि उनकी स्थितियों में कोई खुदा, कोई भगवान, कोई अल्लाह या कोई देवदूत आकर परिवर्तन करेगा। वो अपने पाठकों को बताना चाहते हैं कि उनकी अपनी स्थितियों को बदलने के लिए उन्हें खुद आगे बढ़ना होगा। कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई भी चमत्कार संभव नहीं है। वो दोनों प्रकार के व्यवस्थाओं की बात करते हैं। उस समय की जो आध्यात्मिक या धार्मिक व्यवस्था है, लगभग उसके भी विरुद्ध वो अपनी बात को रखते हैं, और जो उस समय की सामाजिक व्यवस्थाएं थी या राजनीतिक व्यवस्थाएं थी जिनमें कुछ समय तक प्रेमचंद का विश्वास था, उसको भी वो खंडित करते हैं और वो मानते हैं कि इस प्रकार की लिजलिजी व्यवस्थाओं में किसी भी प्रकार का सामाजिक परिवर्तन या किसी भी प्रकार का वह परिवर्तन जो हिंदू
हिंदुस्तान की जनता को उसके मानवीय उदात्त भाव दे सके, मानवीय हक प्रदान कर सके, इस तरह कुछ भी संभव नहीं है। और इसीलिए बाद की उनकी कहानियां बेलौस होकर के यथार्थवादी दृष्टि से बात करती हैं, चाहे वो ठाकुर का कुआं हो, चाहे पूस की रात हो, या फिर बाद में उनकी एक बड़ी और महत्वपूर्ण कहानी जिस पर अब तक हम बातचीत करते हैं, वो कहानी है कफन। तो इस तरह से एक बड़ा जो रचनाकार है, वो बड़ा रचनाकार आदर्शवाद से होता हुआ यथार्थवाद तक पहुंचता है, फिर नग्न यथार्थवाद तक पहुंचता है, और वो अपने पाठकों को इस बात को बताने की कोशिश करता है कि अपने आप को तुम्हें खुद बदलना है, तुम ही अपने आप को बदल सकते हो, और कोई व्यक्ति इस तरह से परिवर्तन नहीं कर सकता है। मित्रों, ये प्रेमचंद का जो लगभग 15-20 वर्षों का हिंदी कहानियों का अपना रचना काल है, वो हमारे लिए बड़ा व्यापक और महत्वपूर्ण है। जिस बात की चर्चा आदरणीय मिश्र जी ने किया कि प्रेमचंद के समकालीन में और भी कई महत्वपूर्ण नाम थे जो कहानी क्षेत्र में लेखन कर रहे थे, आप सभी लोग उससे परिचित हैं, लेकिन उस परंपरा, उनमें वो शक्ति नहीं थी जो अपनी इस कथा परंपरा को आगे की पीढ़ियों में उस तरह से संक्रमित करते कि उस संक्रमित कथा साहित्य का मूल्य आगामी वर्षों में बहुत अधिक बढ़ता, उनकी प्रभावशालीता बढ़ती, उनकी व्यंजकता बढ़ती। ये सामर्थ्य केवल प्रेमचंद में था, और इसीलिए प्रेमचंद को यदि हम आधुनिक कहानी का पिता माने, आधुनिक हिंदी कहानी का पिता माने, तो इसमें मैं समझता हूं हमें कोई गुरेज नहीं होनी चाहिए। और बाद के कथाकारों ने इस मूल्य को पकड़ा और वो उसे लेकर के आगे बढ़ते हैं। यद्यपि और 2-3 धाराओं में हिंदी कहानियों का विकास हुआ, लेकिन उन धाराओं में उस तरह की संप्रेषणीयता, उस तरह की प्रभावशालीता नहीं थी, और वो एक छोटे से दौर में उठती और खत्म होती चली गई। लेकिन प्रेमचंद के मूल्य कहानियों के माध्यम से आज भी हम तक संक्रमित हो रहे हैं, और मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में वो लंबे समय तक मानवता को एक महत्वपूर्ण मंत्र, एक महत्वपूर्ण उद्देश्य, एक महत्वपूर्ण जीवन लक्ष्य देते रहेंगे। मित्रों, ये प्रेमचंद पर बातचीत थी, लेकिन जैसा मैंने कहा कि प्रेमचंद केवल वहीं तक नहीं सीमित रह गए अपने युग तक। प्रेमचंद का अपना जो रचना काल था 1936 में भले समाप्त हो गया, लेकिन प्रेमचंद के जो साहित्यिक मूल्य थे, उनका जो साहित्यिक अवदान था, जिन साहित्यिक प्रतिमानों का उन्होंने निर्माण किया, जिन साहित्यिक मूल्यों का निर्माण किया, वे मूल्य, वे प्रतिमान सतत हिंदी कथा साहित्य में आगे विकसित होते गए। और वो कैसे विकसित होते गए और आज तक हम तक कैसे हमारे बीच पहुंचे हैं, कार्य कर रहे हैं, क्रियाशील हैं, उस पर मैं अपनी बात आगे रखना चाहता हूं। और उसी क्रम में मैं हिंदी कहानी के अपने विकास पर बातचीत करते हुए मैं ये बताने की कोशिश करूंगा कि कैसे प्रेमचंद के ये मूल्य आज भी हम तक संक्रमित हो रहे हैं, साहित्य के माध्यम से, साहित्य के दोनों रूपों के माध्यम से, कहानी, गद्य और पद्य, और गद्य में भी कहानी और उपन्यासों के माध्यम से ये मूल्य निरंतर हम तक आज भी पहुंच रहे हैं। मित्रों, प्रेमचंद की इस परंपरा को बाद में विश्वंभर नाथ कौशिक, सुदर्शन पांडे, बेचन शर्मा उग्र, चंद्रगुप्त विद्यालंकार, उनकी अपनी पत्नी शिवरानी देवी, राहुल सांकृत्यायन आगे विकसित करते रहे। लेकिन कहानी के क्षेत्र में प्रेमचंद के बाद एक जो बड़ा व्यापक उभार हमें दिखाई पड़ता है वो 1950 में दिखाई पड़ता है, और वो जो बड़ा व्यापक उभार हमें दिखता है वो नई कहानी आंदोलन का उभार है, जहां फिर से प्रेमचंद के सामाजिक उत्तरदायित्व के मूल्य कहानी में धीरे धीरे स्थापित होते हैं, और नई कहानी एक बड़े आंदोलन के रूप में, एक बड़े कहानी आंदोलन के रूप में हमारे बीच में आती है। नई कहानी की नई परिस्थितियों से बनी मानसिकता, नई कहानी देश की नई परिस्थितियों से बनी मानसिकता की उपज थी। आजादी के बाद भारतीय जनता ने अपनी खुशहाली व उजले दिनों के जो सपने सजोए थे वे धीरे धीरे टूटने लगे, उनके सपने दरकने लगे। समाजवादी व्यवस्था की आड़ में पूंजीवादी व्यवस्था को जो प्राश्रय व बढ़ावा मिला,
सत्ता नौ सामंतों व नौ पूंजीपतियों के हाथों में सिमटने लगी। गरीबी और बेरोजगारी के प्रश्न ज्यों के त्यों बने थे, बल्कि मैं कहूं कि ये प्रश्न प्रेमचंद के समय से भी ज्यादा घने और व्यापक होते गए, तो इसमें कोई भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। एक नई बीमारी जो भारतीय जनतंत्र में लगी और जो 1950 के आसपास, जिसका हमें बहुत सीधा और स्पष्ट प्रमाण दिखाई पड़ता है, और वो है भ्रष्टाचार, राजनीतिक भ्रष्टाचार, सामाजिक भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद। तो ये जो नई बीमारी भारतीय लोकतंत्र की जड़ों में लगी, उसके आगे आने वाले दिनों में घातक परिणाम हुए। और इस सब का एक बड़ा मिला जुला परिणाम ये हुआ कि देश की जनता ने जिन सपनों को आजादी के बरक्स सजोया था, वे सपने धीरे धीरे टूट गए, बिखर गए। एक ही दशक में देश की जनता ने पहचान लिया कि देश में आजादी के नाम पर जो खेल चल रहा है, उसमें उसके लिए कहीं कोई भी जगह नहीं है। और इस टूटी हुई मानसिकता में, निराशा में, उसने एक नई तरह की चेतना का विकास किया, और उसी चेतना की प्रतिध्वनि हमें नई कहानी में सुनाई पड़ती है। नई कहानी इस नई अनुभूति और संवेदना की कहानी थी, जिसमें जनता की छटपटाहट और आकुलता भरी हुई थी। इस छटपटाहट और आकुलता को हमारे अपने रचनाकारों ने भी पहचाना, और इसी छटपटाहट और आकुलता के आधार पर अनुभूत सत्य को, आप देखें, दो तरह का सत्य होता है। एक सत्य वह होता है जो हमें समाज के द्वारा बताया जाता है, दिखाया जाता है, या जो ग्रंथों के द्वारा प्रमाणाभूत होता है, और दूसरा सत्य वो होता है जो हम अपने जीवन में अनुभव करते हैं। तो प्रेमचंद ने अपने जीवन के अनुभव को जिस नग्न यथार्थवाद में चित्रित किया और देखा, उन्हीं जीवन अनुभवों की छटपटाहट आप देखेंगे नई कहानी के रचनाकारों में भी मिलती है। नई कहानी के रचनाकारों ने ये मानने से इनकार कर दिया कि जो सत्य हमें प्रमाणाभूत सत्य के रूप में बताया जा रहा है, वो हमारा सत्य नहीं है। हमारा सत्य तो वह है जो हमारे जीवन की परिस्थितियां हमें पढ़ा रही हैं, हमें सिखा रही हैं। और इसीलिए उन्होंने अनुभूत सत्य के आधार पर अपने जीवन के सच को कहानियों में धीरे धीरे पिरोना शुरू किया, और इस तरह से हिंदी में नई कहानी आंदोलन का शुरुआत होता है। नई कहानी ने स्वातंत्रोत्तर भारत में बनी सामाजिक, सांस्कृतिक व राजनीतिक जीवन की स्थितियों का बहुत सुंदर चित्रण किया है। इन स्थितियों में कुछ को मैंने वर्गीकृत करने की कोशिश की है। पहली स्थिति है मूल्यहीनता की स्थिति, जिसपे मैं अभी बातचीत कर रहा था कि भारतीय समाज में बहुत सारे पुराने और बने बनाए मूल्य टूटे, नए मूल्य बने नहीं, तो एक मूल्यहीनता की स्थिति थी। सामाजिक व पारिवारिक संबंधों में परिवर्तन और बिखराव की स्थिति थी। नारी स्वतंत्रता के प्रश्न धीरे धीरे भारतीय समाज में उठने लगे थे, क्योंकि इस समय तक भारतीय नारियों में एक बड़ा तबका, खास करके शहरी स्त्रियों में एक बड़ा तबका लगभग स्कूली शिक्षा प्राप्त करने लगा था, या कुछ महिलाएं महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों तक भी पहुंची थी। तो शिक्षा के साथ साथ उन्होंने अपने अधिकारों को लेकर के भी एक सतर्कता और एक जुझारूपन का जो प्रारंभिक रुख दिखाया, वो भी ये कहानियां कहीं न कहीं दर्ज करती हैं। पीढ़ियों के बीच आए अंतराल का संघर्ष, सामाजिक दायित्व बोध व आंचलिक जीवन में आ रहे बदलावों का अर्थपरक चित्रण नई कहानी में मिलता है। केवल शहरी या कस्बाई जीवन का ही चित्रण नहीं मिलता है, बल्कि नगरीय जीवन के साथ साथ जो कस्बाई जीवन था, जो ग्रामीण जीवन था, उसमें जो परिवर्तन आ रहे थे, उन सारे परिवर्तनों को हिंदी की नई कहानी का कथाकार चित्रित करता है। बड़ी महत्वपूर्ण कहानियां इस दौर में हमारे सामने आती हैं, और बड़े महत्वपूर्ण रचनाकार भी आते हैं। मैं यदि यह कहूं कि इतने महत्वपूर्ण रचनाकार बाद के समय में हिंदी कहानियों में कम देखने को मिले, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इनमें एक बड़ा महत्वपूर्ण नाम है अमरकांत का। जिंदगी और जोंक, दोपहर का भोजन, डिप्टी कलेक्ट्री, ये अमरकांत की बहुत चर्चित रचनाएं हैं। राजा निर्बंसिया, मांस का दरिया, देवा की माँ, ये कमलेश्वर की बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। गुल की बन्नो, धर्मवीर भारती की महत्वपूर्ण रचना है। और बाद में सूरज के 7वें घोड़े में जो भी चीजें आपको मिलती हैं, कहीं ना कहीं इस नई कहानी की दृष्टि का ही विकास उसमें हमें दिखाई पड़ता है। अभी तो मैं जवान हूँ, भीष्म साहनी की बड़ी महत्वपूर्ण कहानी थी। सजा, मनु भंडारी की महत्वपूर्ण कहानी थी। अभिमन्यु की मौत, राजेंद्र यादव की बड़ी महत्वपूर्ण कहानी थी।
मुद्रा राक्षस शिव प्रसाद सिंह की महत्वपूर्ण कहानी, एक ठहरा हुआ चाकू मोहन राकेश की कहानी, हंसा जाई अकेला ये मार्कंडेय की कहानी थी जिसमें ग्रामीण जीवन का बहुत सुंदर चित्रण हुआ है। गदल रांगे राघव की बहुत महत्वपूर्ण कहानी है और मेरी अपनी दृष्टि में ये कहानी आज जो कहानियां महिला विमर्श के नाम पर लिखी जा रही हैं उन कहानियों से भी ज्यादा मजबूत कहानी। यद्यपि गदल पर बाद में बहुत सलीके से बातचीत नहीं हुई, लेकिन गदल कहानी अत्यंत सशक्त और महत्वपूर्ण कहानी है जो महिला विमर्श की आज की कहानियों पर बीस पड़ती है। और साथ ही साथ आप उसे माने तो वो ग्रामीण जीवन और खास करके एक ऐसा जीवन जो बिल्कुल सभ्यता के दायरे से बाहर है, उसकी एक महत्वपूर्ण शिनाख्त करती हुई एक महत्वपूर्ण दस्तावेज के रूप में वो कहानी हमारे सामने आती है। रंगे राघव के बाद एक बड़े महत्वपूर्ण रचनाकार इस समय उभरते हैं फणीश्वर नाथ रेणु, जिनकी 3 कहानियां रसप्रिया, लालपान की बेगम और तीसरी कसम बहुत चर्चित कहानियां रही। तो ये कुछ वानगी थी नई कहानियों की, जिसने हिंदी कहानियों को एक नया तेवर दिया, एक नया वैचारिक परिधान दिया, एक नया शिल्प दिया और हिंदी कहानियां धीरे धीरे विकसित होती रहीं। लेकिन अगर आप देखें तो इन कहानियों में भी वो स्वर जो प्रेमचंद की कहानियों में थे, धीरे धीरे वही स्वर आगे संक्रमित होते हैं, बढ़ते हैं। अब नई कहानीकार के बाद, नई कहानी आंदोलन के बाद कई बार हम हिंदी कहानी के विकास को लेकर के भूल चूक करते रहते हैं और उसका कारण ये है कि उस छोटे से दौर में कई कहानी आंदोलन आए और वो कई कहानी आंदोलन आए और बुझते गए। तो कहीं ना कहीं उनके क्रम को लेकर के हमारी अपनी गड़बड़ियां होती रहती हैं। मैं मित्रों को बता दूं कि नई कहानी के बाद जो महत्वपूर्ण हिंदी में कहानी आंदोलन उभरता है वो अकहानी का, एंटी स्टोरी मूवमेंट, और उसके बाद सचेतन कहानी और फिर सक्रिय कहानी और फिर समानांतर कहानी, इस क्रम में ये कहानियां आती। खैर, तो नई कहानी के बाद अकहानी आंदोलन 1960 में प्रारंभ होता है और ये अकहानी आंदोलन मूलतः अगर हम ऐसा कहें कि इसकी आत्मा तो माने उसका शरीर तो भारतीय था लेकिन इसकी आत्मा विदेशी थी। यद्यपि बहुत सारे रचनाकारों का ऐसा मानना है कि ये पूर्णतः भारतीय परिवेश से निश्चित होती कहानियां थी, लेकिन इन कहानियों को पढ़ने के बाद कहीं ना कहीं मैं ऐसा नहीं मान पाता और बहुत सारे बड़े आलोचकों का भी ऐसा मत है जो ऐसा नहीं मानते हैं। मैं मानता हूं कि इन कहानियों की जो मूल प्रेरणा थी वो कहीं ना कहीं अस्तित्ववादी दर्शन से उपजी हुई प्रेरणा थी और उसी अस्तित्ववादी दर्शन के तहत ये कहानियां जैसे फ्रांस में आती हैं एंटी स्टोरी मूवमेंट के रूप में, ठीक उसी तरह से ये कहानियां हिंदी में भी अकहानी आंदोलन के रूप में आती है। अकहानी आंदोलन की शुरुआत उस एंटी स्टोरी मूवमेंट से हिंदुस्तान से प्रेरणा लेकर के हिंदुस्तान में होती है और प्रारंभ से ही इस कहानी का स्वर जो था वो निषेधवादी स्वर था। यद्यपि अकहानी आंदोलन के जो झंडा बरदार थे उन्होंने ये जरूर कहा कि हमने नई कहानी में जो वैचारिकता का अभाव था उसके विरोध में इन कहानियों की शुरुआत की है, लेकिन मेरा अपना ऐसा मानना नहीं है। और अगर आप भी ध्यान से देखेंगे तो आपको भी ऐसा लगेगा कि नई कहानी में वैचारिकता की कमी नहीं थी, वैचारिकता थी। अब वैचारिकता की कमी को आधार बना करके आप अकहानी आंदोलन प्रारंभ कर दें, ये चीज हमारी समझ में नहीं आती है। और उस अकहानी आंदोलन में भी केवल आप निषेध की बात करें, ये तो बिल्कुल समझ में नहीं आती है। बहरहाल ये एक दौर ऐसा आया जो निषेधवादी कहानियों का था। अकहानी आंदोलन पूरी तरह से निषेधवादी कहानियों पर, निषेधवादी मूल्यों पर आधारित था। सामाजिक आस्थाओं का निषेध, सामाजिक मूल्यों का निषेध, परंपराओं का निषेध, बने बनाए संबंधों का निषेध, यानी उस सब कुछ का निषेध जिसे परंपरागत रूप से भारतीय समाज अभी तक मान रहा था। और इस तरह से ये कहानी आंदोलन सारे स्थापित मूल्यों, मानदंडों को तोड़ता है, ध्वस्त करता है, आदर्शों का निषेध करता है। गंगा प्रसाद बिमल, रविंद्र कालिया, विजय मोहन सिंह, दूतनाथ सिंह, प्रबोध सिन्हा, राजकमल चौधरी, जगदीश चतुर्वेदी इत्यादि इस कहानी के महत्वपूर्ण कथाकार थे। लेकिन बावजूद इसके इन आप देखेंगे तो ये जो कथाकार हैं जिनके नामों का मैंने भी उल्लेख किया, ये बड़े महत्वपूर्ण और सशक्त कथाकार रहे, लेकिन बावजूद इसके इनकी उपस्थिति भी
और कहानी आंदोलन को भटकने से बचा नहीं पाती है। और इनमें बहुत सारी कहानियां ऐसी हैं जो जानबूझकर सोद्देश्य बनाई गई। कहानी एक सामान्य जो है कि अपनी कहानी को विधागत रूप से और तथ्यगत रूप से संक्रमित करती हैं, उसे उसके फॉर्म को तोड़ती हैं, और तथ्य भी कहीं ना कहीं उस तरह से प्रभावी नहीं बन पाता है। और अंततः ये कहानियां जीवन में कुंठाग्रस्त कहानियों के रूप में पहचानी गई। और कहीं ना कहीं यौन क्रांति की बात ये रचनाकार करते रहे, लेकिन उनकी रचनाओं ने कोई बहुत क्रांति या सही मायने में कोई स्वस्थ यौन क्रांति भी हिंदुस्तानी समाज में नहीं किया। तो हम मानते हैं कि ये कहानियां अस्वस्थ मूल्यों या अस्वस्थ परंपराओं के निर्माण की कहानियां थी। 1964 के आसपास सचेतन कहानी आंदोलन का प्रादुर्भाव होता है, और सचेतन कहानी की शुरुआत डॉक्टर महीप सिंह करते हैं। मित्रों, सचेतन कहानी एक बड़ा महत्वपूर्ण कहानी आंदोलन था जो नई कहानी के बाद आता है, खास करके और कहानी आंदोलन के विफल होने के बाद, या और कहानी आंदोलन से जो निराशा उपजी थी उस निराशा को कम करने का काम सचेतन कहानियों ने किया। सचेतन कहानियों ने ये माना कि हमारे जीवन में संतरास है, निराशा है, कठिनाइयां हैं, मृत्युबोध भी है, लेकिन केवल इन्हें ही कहानी का विषय बनाना और इन सब के एक निराकरण के रूप में एक सस्ती यौनिकता को खोजना या यौनिकता संदर्भों को लेना, ये महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि हमें जीवन के प्रति आशावादी मूल्यों का निर्माण करना होगा और आम आदमी में उस आशा को, उस आशावादी दृष्टिकोण को विकसित करना होगा, ताकि एक स्वस्थ समाज का निर्माण हो सके। और सचेतन कहानी की अपनी स्थापना करते हुए डॉक्टर महीप सिंह लिखते हैं, सचेतनता एक दृष्टि है, वह दृष्टि जिसमें जी की महत्वपूर्ण कहानी है, लौ पर रखी हथेली रामकुमार भ्रमर की कहानी है, लिपस्टिक आनंद प्रकाश जैन की कहानी है, सैलाब मधुकर सिंह की कहानी है, शटल ये नरेंद्र कोहली की महत्वपूर्ण कहानियां थी जो इस समय आती हैं और सचेतन कहानी आंदोलन को एक मजबूती प्रदान करती हैं। सचेतन कहानी आंदोलन कहानी के क्षेत्र में जो अवसादग्रस्तता थी उसे हटाने में कामयाब होता है। एक नए सिरे से हिंदी पाठकों को जो हिंदी कहानी से दूर हो रहे थे उन्हें आकर्षित करता है और स्वस्थ मूल्यों की स्थापना करता है। इसके बाद एक दूसरा कहानी आंदोलन उभरता है जो सन 70 से प्रारंभ होता है और वो है समानांतर कहानी आंदोलन। समानांतर कहानी आंदोलन अपनी परिस्थितियों की उपज थी। आप जानते हैं कि कोई भी जो साहित्यिक आंदोलन जन्म लेता है, कहीं न कहीं उस साहित्यिक आंदोलन के जन्म में हमारी अपनी परिस्थितियां, देश काल, वातावरण और ये पूर्ण जगत होता है। तो इन कहानियों में 70 की जो कहानियां थी, 70 के दशक की कहानियां अपने राजनीतिक और सामाजिक पृष्ठभूमि की उपज थी। 70 के दशक तक आते आते आप देखते हैं कि हिंदुस्तान की जो राजनीतिक सत्ताएं हैं वो निरंतर स्थितियों को नियंत्रण में नहीं रख पाती। गरीबी, जातीयता की समस्या, बेरोजगारी की समस्या, धर्मांधता की समस्या, अविकास और जड़ता की समस्या या सामाजिक विषमता की समस्या निरंतर बढ़ती जाती है। और इसी बीच एक नई चीज हिंदुस्तानी समाज में तेजी से उभरती है और वो थी इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी औद्योगिकीकरण और शहरीकरण की चीजें। धीरे धीरे हिंदुस्तान शहरीकरण और औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया में तेजी के साथ बढ़ता है और जनता इन तमाम समस्याओं से जब रूबरू होती है, उसे झेलती है, तो कहीं ना कहीं उसका झुकाव वामपंथी विचारधाराओं और उन पार्टियों की तरफ होता है जो उनको इस बात का आश्वासन देती है कि यदि वामपंथी विचारधारा और इस तरह की सरकारें इस केंद्र में आती हैं तो हम इस तरह की स्थितियों में नियंत्रण ला सकते हैं, एक बड़ा सामाजिक बदलाव कर सकते हैं और जनता उस विचारधारा की तरफ आकर्षित हो रही थी। तो एक मुख्य धारा थी और दूसरी एक वो धारा जो समानांतर धारा के रूप में हिंदुस्तानी समाज में उभर रही थी।
और कहीं ना कहीं आम आदमी की छटपटाहट, आम आदमी को एक जो अपना दाय चाहिए था या आम आदमी को जो अपना अधिकार चाहिए था, उसकी तड़प हिंदुस्तानी समाज में बढ़ती गई। आप देखें तो इसी समय तमाम महत्वपूर्ण कहानियां और महत्वपूर्ण कविताएं आती हैं। धूमिल की बड़ी महत्वपूर्ण कविता लगभग इसी दशक के आसपास हमारे सामने कई महत्वपूर्ण कविताएं आती हैं, जिसमें 65 में उनकी अंधेरे में कविता आती है। तो अगर आपने अंधेरे में कविता की छटपटाहट को आप ध्यान करें तो वो उस छटपटाहट की परिणति 70 के दशक में कहीं ना कहीं होती है। और आम आदमी को प्रतिष्ठित करने का, खास करके कहानियों में उसके दुख दर्द को आवाज देने का काम कि 70 के दशक में समानांतर कहानियों से प्रारंभ होता है। समानांतर कहानियों का प्रारंभ 1971 में ही हो गया था, समानांतर आंदोलन की स्थापना के साथ। समानांतर सम्मेलन जो यही मुंबई में हुआ 1971 में, लेकिन वे कहानियां बाकायदा आंदोलन के रूप में 1974 में हमारे सामने आती हैं, जब कमलेश्वर सारिका पत्रिका के माध्यम से उन कहानियों का विधिवत प्रारंभ करते हैं। तो इस तरह से एक समानांतर कहानी का जो आंदोलन है ये प्रारंभ होता है। और इस शुरुआत में ही ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज हमारे रचनाकारों के सामने रखता है कि वो अपनी कहानी अपनी रचनाओं के माध्यम से वो आम आदमी के दुख दर्द को प्रतिष्ठित करना चाहते हैं। अब आप देखें, जिस आम आदमी के दुख दर्द की बातचीत प्रेमचंद ने 1915 से शुरू की थी, या खास करके 1930 में जो आम आदमी अपनी पूरी छटपटाहट के साथ उनकी कहानियों में व्यक्त होने लगा था, उसी आम आदमी की छटपटाहट और उसी की अपनी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए समानांतर कहानियां भी 1970 में आती हैं। ये बात अलग है कि सामाजिक और राजनीतिक आर्थिक व्यवस्थाओं के कारण उस 1970 के आम आदमी की समस्याएं बदल चुकी, उसकी समस्याएं भी बदल चुकी थी और उसके जीवन का लहजा, जीवन का ढंग और जीवन की स्थितियां भी बदल चुकी थी। और इन्हीं स्थितियों को ध्यान में रख करके समानांतर कहानी आंदोलन प्रारंभ होता है। समानांतर कहानी आंदोलन के उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए डॉक्टर विनय लिखते हैं कि पूर्ववर्ती कहानी के सामने जो जीवन था और जो जीवन अनेक कहानियों के माध्यम से चित्रित हो रहा था, उसमें कोई समानता नहीं। आत्म केंद्रित संसार में फंसी कहानी अपने देश के बहुत बड़े वर्ग को उपेक्षित कर रही थी। तब एक नई संवेदना उभरी और उसे समानांतर सोच का नाम दिया गया, जिसने सामान्य जन से संपृक्ति साधी। समानांतर कहानी ने कहानी में आम आदमी की प्रतिष्ठा की बात की। समानांतर कहानी में आम आदमी अपने जीवन के संपूर्ण अभाव, अभियोगों, आशा, निराशा व जिज्ञासा के साथ उत्पन्न हुआ। मित्रों, तो ये जो थी 70 के दशक की कहानियां, लेकिन एक बड़ा बदलाव जो हिंदी कहानी में आता है वो 80 के दशक में आता है। 80 का जो दशक है, आप उसे ये माने कि वो 70 की कहानियों का एक एक्सटेंशन है। एक जो हमारी कथाकारों की जो प्रारंभिक पीढ़ी थी 70 के दशक की, वो 80 के दशक तक आते आते ज्यादा मैच्योर होती है। उसको उसकी समझ सामाजिक संदर्भों की और सत्ता की जो विसंगतियां थी वो ज्यादा स्पष्ट होने लगती है। और ये जो 80 के दशक के रचनाकार थे, जहाँ से समकालीन कहानी की शुरुआत होती है, ये बड़े ही मैच्योर, बड़े ही सुलझे हुए रचनाकार थे। और 80 के दशक के बाद देश की जनता की नई समस्याओं और स्थितियों को लेकर के निरंतर एक नई तरह की कहानी रचने की कोशिश हुई। नई चुनौतियों को, खास करके निम्न मध्य वर्ग और मध्य वर्ग की जो चुनौतियां थी उसको ध्यान में रख करके मजदूर, किसान और कामगार और निम्न मध्यम वर्ग का जो सत्ता संसाधनों से बिल्कुल ज्यादा या बिल्कुल अधिक पलायन था, उसको केंद्र में रख करके जिन कहानियों और जिस तरह की कहानियों की रचना हुई, खासकर जो जनतांत्रिक और जनवादी दृष्टिकोण को लेकर के अपनी बात रखती हैं, वे कहानियां इस दशक में आती हैं। और इस दशक में बड़े महत्वपूर्ण रचनाकार के रूप में हमारे सामने ज्ञान रंजन आते हैं, काशीनाथ सिंह आते हैं, रमेश उपाध्याय, उदय प्रकाश, संजीव, संजय, डॉक्टर माहेश्वर, मिथिलेश्वर, नमिता सिंह, सुधा अरोड़ा, मैत्रेयी पुष्पा, मन्नू भंडारी, ममता कालिया, असगर वजाहत, पंकज बिष्ट तथा शिवमूर्ति व कमलाकांत त्रिपाठी आते हैं। अब आप देखें, ये जो रचनाकार हैं, ये बड़े महत्वपूर्ण रचनाकार, और ये रचनाकार ऐसा नहीं है कि 70 के दशक में क्रियाशील नहीं थे, ये क्रियाशील थे,
लेकिन इनकी जो बेहतरीन कहानियां आती हैं वे कहानियां 80 के दशक में आती हैं, और 80 के दशक में ये जो आंदोलन है समकालीन कहानी, ये पूरी तरह से मध्य और निम्न मध्य वर्ग के संवेदनाओं को रेखांकित करने की कहानी बन जाती है, जिसमें मजदूरों का दुख दर्द है, किसान है, कामगार है, हमारा निम्न मध्य वर्ग है, मध्य वर्ग है, शहरों में जो संघर्षरत पीढ़ी है वह है, गांव की वो पीढ़ी है। तो ये एक संपूर्ण एक मिला जुला जो चित्र उभरता है वो 80 के दशक की कहानियों में हमारे सामने आता है। लेकिन मैं आपका ध्यान एक तरफ और आकर्षित करना चाहूंगा, और वो ठीक यही वो समय है जब भारतीय समाज में सांप्रदायिक रुझान भी हमें मिलने लगे थे। इसके पहले भी कुछ सांप्रदायिक रुझान मिले, लेकिन 80 का ये जो दशक है यहाँ से तमाम सांप्रदायिक रुझान हमें मिलने लगे, और हिंदी कहानी में एक बहुत महत्वपूर्ण धारा के रूप में वे भी कहानियां आती हैं जो सांप्रदायिक धारा का प्रतिनिधित्व करती हैं, जो सांप्रदायिकता के खिलाफ खड़ी होती हैं। यद्यपि समय कम है, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण जो रचनाकार हैं जो सांप्रदायिकता की धारा के विरुद्ध कार्य कर रहे थे, और जिनकी बड़ी महत्वपूर्ण कहानियां हैं जिनका जिक्र करना, और किस तरह से वो दृष्टि, वो सांप्रदायिकता जिसके विरुद्ध प्रेमचंद 1936 में करे कि सांप्रदायिकता जो है वो गीदड़ के ऊपर शेर की खाल ओढ़ करके हमारे समाज में प्रवेश कर रही है। तो जिसकी तरफ प्रेमचंद का इशारा था उन दिनों में, उसी बिंदु को यहाँ ज्यादा व्यापकता के रूप में सांप्रदायिकता के उभार को देखते हुए तमाम महत्वपूर्ण कहानियां हिंदी में आती हैं, जिसमें कई महत्वपूर्ण कहानियां हैं। जिसमें मर गया दीपनाथ, ये चंद्रकिशोर जायसवाल की कहानी है। पार्टीशन, रसीद का पाजामा, तलबी, ये स्वयं प्रकाश की महत्वपूर्ण कहानी है। अंत में प्रार्थना, उदय प्रकाश की महत्वपूर्ण कहानी। तेरे सिवा सहीराम की कहानी, शोक, पुन्नी सिंह की कहानी, भाबो भांगवाली, दीवान वीरेंद्र सिंह की कहानी, कुंजरोवा, पंकज बिष्ट की कहानी, वह मेरा चेहरा, तेजिंदर की कहानी, जख्म, असगर वजाहत साहब की कहानी, फरीद काका, पुन्नी सिंह की कहानी, यह नहीं, नमिता सिंह की कहानी, फतेह सिंह, अनवर सुहेल की कहानी, और सरहद के इस पार, नासिरा शर्मा की कहानी। तो आप देख सकते हैं कि कैसे बड़े महत्वपूर्ण संदर्भ सांप्रदायिक कहानियों या सांप्रदायिकता विरोधी कहानियों के माध्यम से विविध रचनाकार हिंदी कहानियों में लगातार लाते रहे, और जिस पर बड़े महत्वपूर्ण तरीके से बातचीत होती रही। 90 के दशक में हिंदी कहानियों में एक और बड़ा उभार देखने को मिलता है। हालांकि 90 के दशक में बिल्कुल ऐसा मैं नहीं कहूंगा कि जादू हो गया और बिल्कुल नए तरह की कहानियां आई, क्योंकि 80 के दशक की कहानियों का प्रभाव 90 की दशक की कहानियों के आधे समय तक यानी उत्तरार्ध तक हमें मानना चाहिए। लेकिन 90 के दशक के बाद यानी उत्तरार्ध के बाद की जो कहानियां आती हैं, या खास करके वे कहानियां जो अभी 21वीं शताब्दी के प्रारंभिक 2 दशकों में हमें देखने को मिल रही हैं, वे कहानियां एक नए भावबोध और एक नए मूल्य की कहानियां हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि 1990 में भारत ने भूमंडलीकरण की व्यवस्था को, उदारीकरण और बाजारवादी व्यवस्था को स्वीकार किया, और ये जो व्यवस्थाएं 1990 में हमारी राजनीतिक सत्ताओं द्वारा स्वीकृत हुई, उनके परिणाम हमें 90 के दशक के बाद स्पष्ट रूप से देखने को मिलने लगे। किस तरह से उस उदारीकरण का प्रभाव हमारे ग्रामीण जीवन पर होता है, किस तरह से उस उदारीकरण का प्रभाव हमारे किसानों पर होता है, हमारे कामगारों पर होता है, शहरी निम्न मध्यम वर्ग और मध्यम वर्ग पर होता है, किस तरह से सत्ता और संसाधन ये ज्यादातर उन केंद्रों की तरफ चिमटते हुए चले जा रहे हैं जो पहले से ही ज्यादा पैसे वाले हैं, ज्यादा संसाधन संपन्न हैं, और किस तरह से जो वो वंचित तबका है वो और ज्यादा वंचित और गरीब होता जा रहा है, किस तरह से किसान और हमारे भारत का निम्न मध्यम वर्ग आत्महत्या को ही अपने जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि मान रहा है, और निरंतर ये सारी चीजें हो रही हैं। इन कहानियों को बहुत सुंदर ढंग से बाद की कहानियां रेखांकित करती हैं, और मैं समझता हूं कि उन कहानियों का जिक्र करना या उन कहानियों पे अपनी बातचीत रखना यहाँ जरूरी है। एक बड़ी महत्वपूर्ण कहानी इस समय आती है, और वो कहानी है 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक की जो वह कहानी है, जिसमें
एक बड़ा महत्वपूर्ण नाम हमारे सामने पंकज सुबीर का उभर कर आता है। पंकज सुबीर की बड़ी महत्वपूर्ण कहानियां हैं जो इस बाजारवाद का विरोध करती हैं, इस उपभोक्तावाद का विरोध करती हैं, विज्ञापन संस्कृति का विरोध करती हैं। खास करके सदी के महानायक पर टिप्पणी करते हुए या सदी के महानायक के मूल चरित्र को दिखाते हुए जो उनकी एक बड़ी महत्वपूर्ण कहानी आई कि सदी का सबसे बड़ा सेल्समैन, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण कहानी थी जिसने ये बताया कि कैसे हमारे समाज में आज हर व्यक्ति बिकने के लिए तैयार है, अपनी प्रतिभा को बेचने के लिए तैयार है, बशर्ते उसे उस तरह का मौका मिले और उस बेचने के बदले उसे ठीक ठाक और अच्छा मूल्य मिले, तो वो हर व्यक्ति बेचने के लिए या अपने आप को बेचने के लिए, अपनी प्रतिभा को बेचने के लिए तैयार है। देश, समाज, राष्ट्र या सामान्य जो हमारे समाज का तबका है उसके हितों का कहीं कोई ख्याल उसे नहीं है। बस उसे ख्याल है तो सिर्फ इस बात का कि कैसे वो ज्यादा से ज्यादा मुनाफा बना सकता है और कैसे ज्यादा से ज्यादा वो अपने लिए नए और आकर्षक संसाधनों को इकट्ठा कर सकता है। इस तरह से तमाम महत्वपूर्ण रचनाओं को आप देखेंगे जो इस बाजारवादी जीवन के नृशंसताओं को हमारे सामने लाती हैं। और उसमें एक बड़ी महत्वपूर्ण कहानी देवेंद्र की कहानी आती है। जब मैं यहाँ पर अपने शिक्षक मित्रों के साथ बातचीत कर रहा हूँ तो इस बात की चर्चा में जरूर करना चाहूँगा। मैंने अभी कहा कि जो ये नव उदारवाद आया है, जो भूमंडलीकरण आया है, उसका कॉर्पोरेट कल्चर का प्रभाव तो हम पर पड़ा ही है। कॉर्पोरेट संस्कृति तो उससे प्रभावित ही हो रही है, हमारी औद्योगिक सभ्यता उससे प्रभावित हो रही है। हम एक तरह से आजकल उत्पाद युद्ध में लगे हुए हैं और इस उत्पाद युद्ध के क्या परिणाम होंगे आप देख रहे हैं। इस उत्पाद युद्ध के खोज में जिन बाजारों की खोज चल रही है, उस बाजारों की खोज ने आज हमें तृतीय विश्व युद्ध के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। लेकिन उस औद्योगिकीकरण और नव उदारीकरण और भूमंडलीकरण का प्रभाव हमारे अपने शिक्षा जगत पर कैसे पड़ा है, उसका बहुत सुंदर चित्रण देवेंद्र की कहानी नालंदा में गिद्ध इस कहानी में हुआ है। आप जरूर ये कहानी पढ़ें। देवेंद्र की कहानी है नालंदा में गिद्ध। इसी तरह से कॉर्पोरेट कल्चर पे और एक बड़ी महत्वपूर्ण कहानी है जो कैलाश वनवासी की कहानी है, बाजार में रामधन। आप उसे पढ़ें और आप देखेंगे कि कैसे ये कहानी आम आदमी के शोषण की कहानी है और वो आम आदमी का वो शोषण जो बाजार और उसकी ताकतें कर रही हैं। संजय खाती की एक बड़ी महत्वपूर्ण कहानी है पिंटी का साबुन। आप देखेंगे किस तरह से पिंटी का साबुन एक प्रतीक है उस व्यवस्था का, उस शोषण का, उस प्रतीकात्मकता का जो बाजार विज्ञापनों के माध्यम से हमारे बीच में कर रहा है। मनोज रूपड़ा की एक कहानी है साज नासाज, बहुत उत्कृष्ट अद्भुत कहानी है जिसमें मनोज रूपड़ा ने ये बताया है कि किस तरह से तकनीकी के विकास ने और तकनीकी के अनियंत्रित प्रयोग ने हमारे जीवन को ध्वस्त किया है। वे लोग जो तकनीकी के बगैर भी अपनी जिंदगी ठीक ठाक जी रहे थे, जब तकनीकी इस तरह से विकसित नहीं थी तब उनके पास रोजगार था। आज जब तकनीकी का विकास हो गया है तो उस तकनीकी ने उनके रोजगार को छीन लिया है और अब उनके पास रोजी रोटी के कोई साधन नहीं है। वो या तो मौत को गले लगा लें या बिल्कुल सरकती हुई जिंदगी जीने के लिए मजबूर हो जाएं। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु इस कहानी में उभर कर आता है, साज नसाज कहानी। इस तरह से तमाम महत्वपूर्ण कहानियां हमारे सामने आती हैं। कई महत्वपूर्ण कहानीकार आते हैं, कई महत्वपूर्ण मुद्दे आते हैं। इधर के दौर में नमिता सिंह, शिवमूर्ति, किरण सिंह, गीतांजलि श्री, मनोज रूपड़ा जैसे तमाम महत्वपूर्ण कथाकार हैं जो बड़ी सुंदर और महत्वपूर्ण कहानियां लिख रहे हैं। लेकिन अगर आप देखें, अब मैं अपने उस मूल बिंदु पर आता हूं जिसकी चर्चा मैंने अपने वक्तव्य के प्रारंभ में की कि आप अगर देखें चाहे 1936 के प्रेमचंद की कहानी को देखें या आज आप जो है पंकज सुबीर की कहानी देखें या देवेंद्र की कहानी देखें या मनोज रूपड़ा की कहानी देखें या किरण सिंह की कहानी देखें या दूसरे अन्य महत्वपूर्ण नमिता सिंह की कहानी देखें, गीतांजलि श्री की कहानी देखें, तो कहीं ना कहीं आज आपको वह यथार्थवादी दृष्टिकोण, वो सामाजिक उत्तरदायित्व पूरी तरह से मिलेगा जिसकी शुरुआत प्रेमचंद ने
अपनी उस यथार्थवादी कहानियों के माध्यम से किया था। आज वही नग्न सच्चाई, कहीं भी आज का इतिहासकार, आज का कहानीकार अपने पाठक को झूठा आश्वासन देने के लिए तैयार नहीं है कि इस व्यवस्था में तुम्हारे उजले और सुनहले दिन आएंगे। वो सच्चाई दिखा रहा है, और ऐसी कड़वी सच्चाई दिखा रहा है जिससे हमारा मुख्य मीडिया नहीं दिखा रहा है। उस मुख्य मीडिया को जो चीज करनी चाहिए थी, वो सच्चाई हमारे आज के कहानीकार, हमारा कथा साहित्य, हमारे सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म बखूबी दिखा रहा है। चाहे हिंदी कहानियों का क्षेत्र हो या उपन्यासों का क्षेत्र हो, कविताओं का क्षेत्र हो, कहानियों में आप बहुत स्पष्ट रूप से देखेंगे कि कहीं भी कोई झूठा आश्वासन नहीं है। लगातार हमारा कहानीकार इस चीज को लेकर के हमें चेता रहा है, हमारे अंतर्मन को जगाने की कोशिश कर रहा है कि जागो और अपने हक और हुकूक की पहचान करो, क्योंकि इस व्यवस्था में अब तुम्हारे लिए बचने वाला कुछ नहीं है। शरीर के साथ शरीर की चमड़ी भी खींचने के लिए व्यवस्था तैयार है, और उसी के लिए सारे प्रयोजन किए जा रहे हैं, चाहे वो उदारीकरण का हो, चाहे वो भूमंडलीकरण का हो, या बाजारवाद के नाम पे, या कॉर्पोरेट कल्चर के नाम पे, या फ्री ट्रेड के नाम पे। जो भी चीजें, जो सपने हमें दिखाए जा रहे हैं, उन सपनों का क्या हश्र होगा कि बाजार में खड़ा बिक जाएगा और उसे अपने बिकने का एहसास तक नहीं होगा। आज ये मेरे अपने आंकड़े नहीं है, यूनेस्को के आंकड़े हैं कि पूरी दुनिया में जो प्राकृतिक संसाधन है, पूरी दुनिया के लगभग 70% प्राकृतिक संसाधनों पर 14% लोगों का कब्जा हो रहा है। लगभग यही अनुपात हिंदुस्तान में भी है। हिंदुस्तान के तल पर बहुत बदली है, तकनीकी के धरातल पर बदली है, कहन और कथन के धरातल पर बदली है, विषय वैविध्यता में बदली है। वहीं मैं एक बात को बहुत जोर देकर कहना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं जो बदलाव नहीं हुआ है, वो बदलाव ये है कि प्रेमचंद का वह जनवादी दृष्टिकोण, वो दृष्टिकोण जो आम व्यक्ति के लिए आवाज उठाता था, आज भी उन कहानियों में निरंतर संक्रमित होता रहा है। इसलिए प्रेमचंद के बरक्स हिंदी कहानियों को देखने या उन पे बातचीत करने का जो मेरा उद्देश्य था, आप ये समझें कि प्रेमचंद का जो भौतिक रूप था वो नष्ट हो चुका है, लेकिन उनका जो रचनाकार व्यक्तित्व है, उनकी जो मूल्य है, उनका जो दाय है, वो हिंदी कहानियों में निरंतर संक्रमित हो रहा है। और उससे बचाना और उसे बचाए रखना, उसे अगली पीढ़ी तक ले जाना हम सभी का नैतिक और राष्ट्रीय कर्तव्य भी है, क्योंकि हम शिक्षक हैं। हमने ज्ञान और विवेक पाया है, और जो चीजें राजनीतिक सत्ताओं से संभव नहीं है, उनका निर्वहन ये बौद्धिक सत्ता करती आई है हिंदुस्तान में या दुनिया में। मैं समझता हूँ कि हम सारे शिक्षकों को इस प्रति जागरूक होना चाहिए। मित्रों, हिंदी कहानी प्रेमचंद से लेकर अब तक मैंने अपनी बात रखी। यद्यपि इसके और भी कई पक्ष थे, लेकिन इस छोटे से समय में और उन पक्षों पे ज्यादा व्यापकता से चर्चा करना यानी अपनी बात को भटकाव देना होता। फिर कभी आप मौका देंगे तो ज्यादा विस्तार से हिंदी कहानी के अन्य पक्षों पे भी चर्चा करने के लिए मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा। आपका प्रेम और स्नेह इसी प्रकार से बना रहे। मैं दोनों महाविद्यालयों को, उनके विभागाध्यक्षों को, आदरणीय मिश्र जी को, भाई जयशंकर तिवारी जी को, भाई मंजुनाथ जी को, और दोनों महाविद्यालयों के प्राचार्यों को अपनी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, और आप सभी मित्रों को आमंत्रित करता हूं कि यदि आप कुछ मुझसे साझा करना चाहें तो हम साझा करने के लिए तैयार हैं, बातचीत की जा सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर पाठक जी, और बहुत ही उम्दा व्याख्यान आपके द्वारा इस प्रवेश व्याख्यान में दिया गया। गंगा कावेरी व्याख्यान माला के इस प्रवेश व्याख्यान को आपने जो ऊंचाई दी है, एक बृहत्तर संदर्भ में हिंदी कहानी किस तरह से दो चार होती है, किस तरह से वो एक बड़े प्रासंगिक पहलुओं को अपने साथ जोड़ती है, उसको आपने इस सीमित समय में व्यक्त किया है। हम इसके लिए आपका आभार व्यक्त करते हैं। समय सीमा जो है इस तरह की है कि शेड्यूल में 25 पे ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा, इसलिए मैं
हमारे जो महाविद्यालय के पूर्व प्राचार्य डॉक्टर D.K. गुप्त सर जुड़े हुए हैं, उनको प्रणाम करते हुए, डॉक्टर शिवशरण शुक्ल सर हैं, उनको प्रणाम करते हुए, डॉक्टर रीता पांडे मैडम जो इस समय VSSD कॉलेज कानपुर में हैं, जो मेरी गुरु रही हैं, मैं उनको प्रणाम करते हुए, और अन्य डॉक्टर ममता शुक्ला जी, जो लोग और जुड़े हुए हैं, मैं सभी प्रतिभागियों को धन्यवाद देते हुए माइक हैंडओवर करता हूं डॉक्टर मंजूनाथ जी को कि वो धन्यवाद ज्ञापन करें। समय 25 पर ये ऑटो कनेक्ट हो जाएगा, इसलिए डॉक्टर मंजूनाथ जी माइक संभाल लें। बहुत बहुत धन्यवाद भाई तिवारी जी। डॉक्टर मंजूनाथ जी, यह गंगा जी जी बोलिए बोलिए, आवाज़ आ रही है। यह गंगा कावेरी व्याख्यान माला का प्रथम प्रेमचंदी प्रेम के पक्ष में प्रेमचंद, तो यह पहला व्याख्यान प्रस्तुत करने में हमारा जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे मित्र जो सुदूर मुंबई से जुड़े हुए दिनेश पाठक जी, जो SIES कला विज्ञान वाणिज्य महाविद्यालय सायन पश्चिम मुंबई के हैं, उनको मैं अपने महाविद्यालय की ओर से और जो गोंडा के लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय की ओर से और मंगलुरु विश्वविद्यालय हिंदी अध्यापक संघ की ओर से मैं बहुत हृदयपूर्वक उनका आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि समय सीमा है, ज़्यादा बोलने की यहाँ पर जो अवसर नहीं है। दिनेश पाठक जी बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। व्याख्यान माला में धन्यवाद सर। तो इस व्याख्यान का आयोजन में जो हमारा जो सहयोग दिया है हमारे कॉलेज के जो प्राचार्य और उसके बाद लाल डिग्री कॉलेज के जो कॉलेज से हमारे आवाज़ कुछ कट रही है, आवाज़ आ नहीं रही साफ। चलिए, आवाज़ नहीं आ रही है। मैं इस गंगा कावेरी व्याख्यान माला की ओर से सभी प्रतिभागियों को, जो लोग जुड़ पाए हमसे, मैं उनका तहे दिल से आभारी हूँ, क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है। सबसे ज़्यादा धन्यवाद के पात्र आप सभी लोग हैं, जिन्होंने अपना कीमती समय निकाल करके आज इस मौके पर हमसे जुड़े और जिससे चर्चा संभव हो पाई। आगे हम एक सूचना आप सभी लोगों को देना चाहते हैं कि ये व्याख्यान माला अगले महीने में साप्ताहिक रूप से चलेगी, यानी महीने में हम 4 व्याख्यान आयोजित करेंगे। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप अपने कीमती समय में से 1 घंटा निकाल करके अगर जुड़ेंगे तो हमें भी प्रसन्नता होगी और आप भी इन महत्वपूर्ण वक्ताओं के ढेर सारे अनुभवों से जुड़ सकेंगे। मैं पुनः सभी प्रतिभागियों को हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूं इस गंगा कावेरी व्याख्यान माला टीम की ओर से। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जयशंकर जी और डॉक्टर मंजूनाथ जी को, जिनकी परिकल्पना आज साकार हुई। और आवाज आ रही है जयशंकर जी? हाँ सर, आवाज आ रही है। अच्छा, तो जो कनेक्ट अपने मित्र और जो लोग कनेक्ट हुए हैं, जी, व्याख्यान 2-3 शेड्यूल तो बता दीजिए अभी।
हाँ, तो वही मैं सूचना दे रहा था कि आगामी 6 तारीख को यही समय होगा। 6 तारीख को हमारे एक बहुत प्रसिद्ध कवि हैं हिंदी के, अनुज लुगुन जी, संभवतः वो होंगे। और उसके बाद 13 तारीख को हम अपने आदरणीय गुरुवर डॉक्टर शैलेंद्र नाथ मिश्र सर, जो हमारे विभागाध्यक्ष हैं, जिनका ओजस्वी प्रस्तावना आपने सुनी है, उनको हम सुन पाएंगे। और इसी तरह से आगे फिर प्रोफेसर आशीष त्रिपाठी जी, जो BHU में प्रोफेसर हैं, हम उनका व्याख्यान समकालीन कविता पर होगा। तो जो जो कार्यक्रम आगे नियत हैं, मैं आप सभी लोगों को पुनः पुनः धन्यवाद ज्ञापित करते हुए आगामी व्याख्यानों के लिए आमंत्रित करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सभी लोगों के प्रति विनयावनत हूं कि आपने अपना कीमती समय देकर हमारे इस प्रथम व्याख्यान को सफल बनाया है। बहुत बहुत धन्यवाद।